नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कुछ आप कह सकते हो बीच में 2-3 दिन का गैप हुआ और थोड़ी सी संस्थान की बंद था 2-3 दिन तक, इसकी वजह से गैप हुआ, आपकी कक्षाएं नियमित नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आपकी कक्षाएं नियमित चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे और करंट अफेयर्स में आज हम सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य विशेष से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को लेके आए हैं। लगभग 16 से 17 प्रश्न हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिहार से जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके हमें प्रश्नों को देखना है और सभी के सभी प्रश्नों को हमें हल करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो जो लोग अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, क्योंकि आज यदि हम देखें तो 3 से 4 दिनों बाद आपकी ये कक्षा हो रही है, तो जो लोग अभी उपस्थित नहीं हुए हैं कृपया उपस्थित हो जाएं, जिससे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकें। और सबसे पहले बिहार राज्य विशेष से जुड़े हुए इन करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। और आज ही आपको बिहार के भूगोल से संदर्भित, क्योंकि बिहार के भूगोल की बात हो रही थी, तो बिहार के भूगोल से संदर्भित भी एक कक्षा आपको मिलेगी और आपको उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, इसका तो आपका लाइव चल रहा है, प्रीमियर चल रहा है, लेकिन वो जो आपकी कक्षा है वो आपकी रिकॉर्डेड होगी, वहाँ भी आपको उतना ही समय देना है जितना आप यहाँ पर देते हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा को, क्योंकि ये समय बहुत कम बचा है, तो हमें फास्ट रिवीजन करना है और हमारा प्रयास है कि बहुत अच्छे से रिवीजन बिहार राज्य विशेष का हो जाए। और बिहार राज्य विशेष के बेहतर रिवीजन को कराने के लिए हम लगातार आपके लिए प्रयासरत हैं, लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। जो लोग उपस्थित हो रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं उपस्थित हो रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलेगी तो भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चले पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनकी चर्चा हमने पूर्व में की है, लेकिन आज प्रश्न पूछने की जो आप कह सकते हो जो शब्द होते हैं, शब्दों का खेल कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न वही है लेकिन शब्दों में यदि हम देखें तो हेरा फेरी की गई है, जिसके चलते प्रश्न थोड़ा सा आपका टिपिकल हो गया है। तो ध्यान रखना है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको बारे में आपने पूर्व में पढ़ा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए अब इसकी चर्चा को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गावती डैम बिहार की किस नदी पर बन रहा है। दुर्गावती डैम के बारे में बात हो रही है कि दुर्गावती जो डैम है ये बिहार की किस नदी पर बन रहा है। एक इको टूरिज्म डैम के तौर पर इसको विकसित कर रही है बिहार राज्य सरकार, और इसका जो निर्माण है ये कैमूर में हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये कैमूर में बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है कि किस नदी पर बन रहा है, वो नदी कौन सी है जिस नदी पर ये बन रहा है, तो आपको नदी बतानी है। वो नदी कौन सी है, कर्मनासा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, गंगा नदी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। वह कौन सी नदी है जिस पर यह डैम बन रहा है, बताएं। पूर्व में इसकी चर्चा हुई है, आपको बताना है। और आपको बता दें, जब बात आती है नदियों की, तो आप जानते हो बिहार में जब गंगा नदी बहती है तो आपको देखने को मिलता है कि गंगा में दाहिनी तरफ से कुछ नदियां आती हैं, जिनको आप एक तरफ आप कहते हो कि उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियां, एक आप कहते हो दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियां। दक्षिण दिशा की सहायक नदियों का मतलब हो गया, दक्षिण दिशा से आने वाली सहायक नदियों का मतलब हो गया कि ऐसी नदी जो दाएं से आकर मिलती हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ से आने वाली नदियां मतलब गंगा में ऐसी नदी जो बाएं से आकर मिलती हैं, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। जब भी कहीं पर कंफ्यूजन हो, जिस दिशा में नदी बह रही हो उस दिशा में अपने आप को खड़ा करके देख लेना है। जो आपका दाहिना है वो नदी का दाहिना होगा, जो आपका बायां है वो नदी का बायां होगा। ठीक है, अब इसी में आगे बात करनी है, इन सब चीजों पे आगे बात करनी है, तो बताएं। जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे मैंने बताया उत्तर और दक्षिण। अब दक्षिण की तरफ से गंगा में जो इनकी सहायक नदियां आती हैं उसमें कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे किऊल नदी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तब तक इसका जवाब बताएं। फल्गु नदी आपको देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी आपको देखने को मिलता है, सोन नदी आपको देखने को मिलता है, पुनपुन नदी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किऊल, फल्गु, कर्मनासा, सोन और पुनपुन ये दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं, और इन्हीं में से एक नदी है कर्मनासा, जहां पर दुर्गावती डैम का निर्माण किया जा रहा है।
तो याद रखिएगा, दुर्गावती डैम का निर्माण कहां किया जा रहा है? दुर्गावती डैम का निर्माण गंगा की सहायक नदी कर्मनासा में किया जा रहा है। कर्मनासा किस दिशा की सहायक नदी है? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए, या दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पे आप देख रहे होंगे गंडक की बात हुई है, बूढ़ी गंडक की बात हुई है। बूढ़ी गंडक, देखो जब नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं तो नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। जैसे यहां पे बूढ़ी गंडक की बात की गई है, तो आप जानते हो बिहार के कुछ प्रमुख शहर हैं जो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित हैं, जो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, जिनमें समस्तीपुर हो गया, खगड़िया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और बेतिया हो गया। ये 4 प्रमुख शहर हैं, इनको आपको रट जाना है। समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया, जो कि बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, भले ही हम करंट अफेयर्स की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन समग्रता से हमें चीजों को देखने की जरूरत है, इससे चीजें हमारी बेहतर होती हैं। ठीक है, और आपसे यदि पूछ लिया जाए, क्योंकि कर्मनासा नदी है, आपने देखा कि गंगा की सहायक नदी है, तो कोई तो स्थान होगा जहां पर कर्मनासा नदी गंगा से जाकर मिलती है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कर्मनासा नदी जो है वो गंगा से किस स्थान पर जाकर मिलती है। तो इसमें भी आप नोट कर लीजिएगा, चौसा नामक स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान? चौसा नामक स्थान पर कर्मनासा नदी जो है वो गंगा से जाकर मिल जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे गंडक लिखा हुआ है, गंडक भी क्योंकि गंगा की सहायक नदी है, और आपको बता दें पहलेजा नामक स्थान है जहां पर गंडक जो है ये गंगा से जाकर मिल जाती है। फिर आप देख रहे होंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये मुंगेर के पास जो है ये गंगा से मिल जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो सहायक नदियां हैं गंगा की, वह भी पता होना चाहिए। उन सहायक नदियों का संगम गंगा में कहां होता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे नदियों पर जो प्रमुख शहर स्थित हैं, अवस्थित हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तब हम समग्रता से चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार के कितने शहर सबसे स्वच्छ 300 शहरों की सूची में विद्यमान है? क्या बोला जा रहा है, देखो इसके बारे में मैंने पूर्व में आपको बताया है, और उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की गई है आपके साथ, और उम्मीद भी करता हूं कि उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको होगी। लेकिन इस प्रश्न का जवाब यदि कोई दे सकता है, यदि कोई भी छात्र आप में से इस प्रश्न का करेक्ट जवाब, वो बोलते हैं ना तुक्का नहीं लगाना है, यदि आपने पढ़ा है, आपके कंटेंट के आधार पे, तथ्यों के आधार पे यदि आप जवाब देते हैं, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेहतर। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी छात्र देख रहे हो, आप ये मान के चलो 1 से 2% छात्र ही जवाब दे पाएंगे, बाकी लोग नहीं दे पाएंगे। बताएं, अच्छा प्रश्न है, बताएं। थोड़ा सा कठिन इसको बना दिया गया है। क्या बोला गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात की गई है, और बोला गया है भारत के जो 300 सर्वश्रेष्ठ, आप कह सकते हो भारत के जो 300 सबसे स्वच्छ शहर हैं, उनमें से बिहार के कितने शहर, इस 300 जो सबसे स्वच्छ शहर हैं भारत के, इनमें बिहार के कितने शामिल हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। कितने शहर हैं जो इस सूची में शामिल हैं, वो बिहार के हैं, आपको बताना है। 300 शहरों में कितने शहर हैं जो बिहार के हैं, ये आपको बताना है। आपको याद होगा पिछले दिनों आपको बताया गया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का जो सबसे स्वच्छ शहर है वो है गया। बताया गया था आपको, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है गया, और गया की रैंकिंग भी आपको बताई गई थी कि गया की रैंकिंग थी 289वीं। ठीक है, गया पूरे भारत के स्वच्छ शहरों में 289 पोजीशन पर विद्यमान था, और ये बिहार का सबसे स्वच्छ शहर था, ये मैंने पिछले दिनों आपको बताया था। इसके बाद एक दूसरा शहर आता है सुपौल। कौन सा आता है? सुपौल, और सुपौल की जो रैंकिंग थी वो थी 300। तो 300
शहरों की जो सूची है उसमें यदि हम देखें तो बिहार के 2 शहर शामिल हैं, गया और सुपौल। गया 289 और सुपौल 300, मतलब बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गया और सुपौल, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गया क्या है? गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन पूरे भारत में यदि हम बात की जाए तो इसकी रैंकिंग 289वीं रैंकिंग है, यह आपको पता होना चाहिए। यह तो आपको पता ही होगा कि इंदौर लगातार पहली, आप कह सकते हो स्वच्छ सर्वेक्षण जब से जारी हो रहा है, पहली जो इसकी रैंकिंग थी उसके बाद से लगातार, क्योंकि पहली बार जब जारी हुआ था तो मैसूर था, उसके बाद से लगातार इंदौर टॉप पर बना हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये रैंकिंग जारी कौन करता है? तो एक मंत्रालय है जिसका नाम है आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय। और आवासन और शहरी विकास मंत्रालय की यदि हम बात करते हैं, इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ कौन सा रहा, तो राज्यों की जो रैंकिंग जारी हुई है 2 तरीके से जारी हुई है। एक रैंकिंग है जिनमें 100 से ज्यादा नगर निगम जिन राज्यों के पास हैं, ठीक है। एक रैंकिंग है जिनमें 100 से कम नगर निगम जिनके पास हैं। तो 100 से ज्यादा नगर निगम वालों की श्रेणी में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ टॉप पर है, ठीक है। यदि 100 से कम वालों की देखें तो यहां पे झारखंड टॉप पर है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी और ऐड कर लीजिएगा अपनी जानकारी में, और बढ़ते हैं आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ छावनी कौन सा है? जैसे आप जानते हो, छावनी मतलब हो गया कंटेनमेंट जोन, ठीक है। वहां पर जहां पे मिलिट्री वाले लोग रहते हैं, उनकी फैमिली रहते हैं, उस पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं छावनी क्षेत्र। और ऐसे बहुत सारे छावनी क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत का सबसे स्वच्छ छावनी क्षेत्र कौन सा रहा है, ये आपको बताना है। भारत का सबसे स्वच्छ छावनी क्षेत्र कौन सा रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार आपको बताना है अहमदाबाद, जयपुर, अयोध्या, दानापुर। बताएं, इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। चलें, इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है वह आपको बताना है, बताएं। देखो, यहां पे सबसे स्वच्छ है अहमदाबाद, ठीक है। दानापुर जो है ये 53वें स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर है आपका अहमदाबाद, ये आपका हो गया सही उत्तर। पिछले प्रश्न में एक चीज और देख लेना चाहिए था, कभी कभी पूछा जा सकता है कि सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन से हैं। तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर पहले स्थान पर रहा है वाराणसी, ये आपको पता होगा, ठीक है। दूसरे और तीसरे स्थान पर बिहार के 2 शहर हैं, वो बिहार के दोनों शहर कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि पहली कक्षा में इसकी बात हुई थी जहां पर इसके बारे में हमने डिटेल से बात किया था। तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर जिनमें टॉप रैंकिंग है वाराणसी की, इनमें दूसरे और तीसरे स्थान पर बिहार के कौन से शहर हैं, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, बताएं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, चलें बताएं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? और अभी हाल ही में एक सुशासन सूचकांक भी जारी किया गया था, ठीक है। एक सुशासन सूचकांक भी जारी किया गया था, ठीक है। और जो सुशासन सूचकांक जारी किया गया था, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक कैटेगरी थी बड़े राज्यों की, एक कैटेगरी थी जिसमें आप कह सकते हो ग्रुप बी। इसमें जो कैटेगरी बनाई गई थी वो कुल 3 कैटेगरी बनाई गई थी, और एक तीसरा था यूटी का। तो सुशासन सूचकांक में बताया गया कि ग्रुप ए की श्रेणी में यदि हम बात करें तो गुजरात जो है यहाँ पे सुशासन, आप कह सकते हो शासन सबसे अच्छा है। ग्रुप बी में यदि हम बात करें तो बताया गया मध्य प्रदेश में शासन सबसे अच्छा है। और यूटी की श्रेणी में यदि हम बात करें तो बताया गया दिल्ली में शासन सबसे अच्छा है।
और पर्वतीय प्रदेशों की यदि हम बात करें या नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, हिमालयी क्षेत्रों की बात करें, तो बताया गया हिमाचल प्रदेश का प्रशासन सबसे अच्छा है, शासन सबसे अच्छा। तो याद रखिएगा, ग्रुप ए की श्रेणी में गुजरात का शासन सबसे अच्छा है, ग्रुप बी की श्रेणी में मध्य प्रदेश का शासन सबसे अच्छा है, यूटी की श्रेणी में दिल्ली का शासन सबसे अच्छा है, और यदि हम बात करें हिमालयी राज्यों की तो हिमाचल प्रदेश का शासन सबसे अच्छा है। ये इस सूचकांक में बताया गया, इसको भी आपको टॉप पर नोट कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो सूचकांक जारी किया जाता है सुशासन सूचकांक, इसके लिए 10 बिंदु होते हैं। 10 बिंदुओं पर आधार बनाकर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और इन 10 बिंदुओं में से एक बिंदु ऐसा है जिसको बोलते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं यूटिलिटी सेक्टर। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर में बिहार टॉप पर था। मतलब सुशासन सूचकांक जो जारी किया जाता है उसके 10 आधार होते हैं, उन 10 आधारों में से एक आधार था जिसमें बिहार टॉप पर था, और वो आधार आपको पता होना चाहिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें बिहार टॉप पर है। हाल ही में चर्चा में रही सतघरवा जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है, बताएं। सतघरवा जलाशय योजना, चलो जवाब दीजिएगा इसका। सतघरवा जलाशय योजना, सतघरवा जलाशय योजना आपको बता दें सबसे पहले 2004 में ये बनाई गई थी, ठीक है, लेकिन बाद में इसका देखभाल उतना अच्छे से नहीं हुआ। तो ये जो है योजना जो थी, ये जो प्रोजेक्ट था, ये बहुत बदहाल स्थिति में चला गया था। एक बार फिर से बिहार राज्य सरकार ने इसको जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, और इसके माध्यम से विशेष रूप से पहाड़ों पर जो बारिश होती है, पहाड़ों से जो जल इकट्ठा होता है आप कह सकते हो, उसको जलाशय के माध्यम से इकट्ठा करके अन्य दिनों में बिहार के आसपास के, मतलब जहां पे इनको इकट्ठा किया जाता है जिस जिले में, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो कृषि भूमि है, उसमें सिंचाई के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से वो जिला कौन सा है, मुंगेर, शिवहर, समस्तीपुर, पटना, या इनमें से कोई नहीं, बताएं। और आपको बता दें, यह वही जिला है जिसने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को दिया है, मतलब श्री कृष्ण सिंह यहां से संबंधित थे। यहां पे बहुत सारे झरने और जलकुंड है, जैसे लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, बहुत सारे झरने और जलकुंड भी इस जिले से संबंधित हैं। तो ये जिला कौन सा है। दूसरी बात, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है मुंगेर की, ए विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए इसको बताएं। सर्वप्रथम कोर्ट की कार्रवाई यूट्यूब पर प्रारंभ करने वाला, मतलब कोर्ट की कार्रवाई को यूट्यूब पर पब्लिक करने वाला, यूट्यूब पर लाइव करने वाला जो है, ये हाई कोर्ट कौन सा है, उच्च न्यायालय कौन सा है। सर्वप्रथम सबसे पहले ये मुहिम आप कह सकते हो किसने छेड़ी थी, किस हाई कोर्ट द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। बताएं। पटना उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। बताएं इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पटना, इनमें से कोई नहीं। देखो बात हो रही है सबसे पहले किसने शुरू किया, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये जो शुरुआत हुई थी ये गुजरात में हुई थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो कर्नाटक ने उसके बाद शुरू किया, उसके बाद मध्य प्रदेश ने शुरू किया, मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा ने शुरू किया, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है, और 5वें स्थान पर है पटना, मतलब पटना उच्च न्यायालय ने भी अब इसको प्रारंभ कर दिया है, और ये 5वां उच्च न्यायालय बना है, इसको भी आपको याद रखना है। पटना की जब बात करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजय करोल, इनका भी नाम आपको याद रखना है, संजय करोल, ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए इनकी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी उम्र अधिकतम कितनी होती है, 62 वर्ष तक वो सेवा पर रह सकते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में लगाया गया। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट
किस जिले में लगाया गया आपको बताना है। रोहतास, गोपालगंज, पटना, सिवान या इनमें से कोई नहीं, बताएं। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहां लगाया गया? बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहां लगाया गया? और एथेनॉल आप जानते होगी कि एथेनॉल के माध्यम से भी किसानों की आय को दोगुना करने का आप कह सकते हो प्रयास किया जा रहा है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था। और उसमें एक फैक्टर यह भी था कि क्योंकि एथेनॉल जो है बहुत सारे आप कह सकते हो अन्य पदार्थों से भी या अन्य प्रकार के आप कृषि जो की जाती है उनसे भी बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनसे एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, जैसे जेट्रोफा आपने सुना होगा। तो इस तरह की जेट्रोफा की खेती और इस प्रकार के जो पौधे हैं जिससे एथेनॉल की प्राप्ति होती है उनकी खेती किसान करे और इसके माध्यम से भी उनकी आय को जो है दोगुना किया जाएगा। इसके माध्यम से भी उनकी आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं भारत सरकार का ये प्रयास था और इसके लिए भारत सरकार ने एक नीति भी पूर्व में लाई थी। एथेनॉल की यदि हम बात करें तो C2H5OH को एथेनॉल बोलते हैं। C2H5OH को एथेनॉल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एथेनॉल जो है इसको पेट्रोल में मिक्स करने की बात की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, ये आपको बताना है, बताएं। यह स्थापित किया जा रहा है भोजपुर में, ठीक है। भोजपुर के कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो भोजपुर के आरा नामक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। नोट कर लीजिएगा, आरा में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। और भोजपुर की जब बात करते हैं तो भोजपुर के स्थापना के अभी हाल ही में 50 वर्ष भी पूरे हुए हैं और भोजपुर स्वर्ण जयंती भी मना रहा है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसको बताएं। हाल ही में यहाँ पे जो प्रश्न है उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक मिनट। हाल ही में चर्चा में रहा कलरव पक्षी महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा कलरव पक्षी महोत्सव के दूसरे संस्करण मतलब दूसरी बार कहाँ इसको आयोजित किया गया है? इससे पहले जमुई में आयोजित किया गया था। जमुई के नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में इसको आयोजित किया गया था, लेकिन दूसरी बार इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है ये आपको बताना है। और जब जमुई की बात आती है, मैंने एक महिला का नाम बताया था और वो जमुई से आप कह सकते हो राजनीति में भी हैं और उन्होंने हाल ही में तीरंदाजी प्रतियोगिता में निशानेबाजी प्रतियोगिता में मेडल भी जीता था। यदि किसी को नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा वो महिला कौन सी हैं, जो जमुई से बिलोंग करती हैं। जमुई से एक आप कह सकते हो राजनीतिक पार्टी की सदस्य भी हैं, विधानसभा की सदस्य भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने स्पोर्ट में भी काफ़ी रुचि दिखाई है और उसके चलते उनको जो है एक ही दिन में 2 मेडल उन्होंने जीते थे। तो महिला कौन सी हैं इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा कलरव पक्षी महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कदवा दियारा में। कहाँ किया जा रहा है? कदवा दियारा में। अब बात आती है कदवा दियारा कहाँ पर है? तो कदवा और दियारा ये दो आप कह सकते हो वेटलैंड हैं। कदवा और दियारा जो देखने को मिलते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं भागलपुर में। और जब बात भागलपुर की होती है तो आपको पता होगा कि भागलपुर को सिल्क सिटी के भी नाम से जाना जाता है। और भागलपुर का यदि स्थान पूछ लिया जाए तो नौगछिया नामक स्थान पर ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, इसको बताएं। हाल ही में कमला नदी पर किस जिले में बैराज बन रहा है? कमला नदी पर एक बैराज का निर्माण हो रहा है, यह किस जिले में हो रहा है ये आपको बताना है। तो बताएं, कमला नदी पर जो बैराज बन रहा है वो किस जिले में बन रहा है? मधुबनी, शेखपुरा, गया, लखीसराय या इनमें से कोई नहीं, बताएं। इनमें से कौन सा है यह आपको बताना है। कमला नदी पर किस जिले में बैराज बन रहा है? मधुबनी, शेखपुरा, गया या लखीसराय? चलिए जवाब दीजिएगा। ये ए विकल्प सही उत्तर है, ये बन रहा है मधुबनी में, ठीक है। चले
पिछले दिनों बिहार के किस जिले में माइका का भंडार पाया गया है, बताएं। इसको मैंने बताया था आपको, तो आप कह सकते हो रिवीजन के तौर पर है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। बताएं, माइका का भंडार कहाँ पाया गया है? नालंदा, नवादा, सहरसा या कटिहार? माइका का भंडार बिहार में कहाँ पाया गया है? सबके जवाब आने चाहिए, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने इसकी बात की है। जब बिहार राज्य विशेष की हम बात कर रहे थे, बिहार के करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने इसकी चर्चा डिटेल में की है। बताएं, कहाँ पर बन रहा है? नालंदा, नवादा, सहरसा, कटिहार? इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। देखो, बात हो रही है माइका की। मैंने बहुत सारी धातुओं के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसका तो है नवादा, ठीक है। नवादा में माइका के भंडार मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताया था क्रोमियम और निकिल। क्रोमियम और निकिल की यदि हम बात करें तो सासाराम, रोहतास में आपको देखने को मिलता है, क्रोमियम और निकिल के भंडार देखने को मिलते हैं। तीसरी बात मैंने बताया था फायर क्ले। फायर क्ले के साथ कोयला भी मैंने बताया था। फायर क्ले और कोयला की जो बात है ये आपको देखने को मिलता है भागलपुर में। और पोटास एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। पोटास की आप कह सकते हो क्षेत्र कहाँ पर पाए गए हैं बिहार में? तो पोटास के जो क्षेत्र हैं वो औरंगाबाद और गया में पाए गए हैं। तो इस चारों को चारों आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फायर क्ले हो गया, माइका हो गया, क्रोमियम और निकिल हो गया, साथ ही साथ पोटास हो गया। इसको बताएं, बिहार के, इसका तो जवाब मैंने दे ही दिया कि बिहार के किस जिले में हाल ही में फायर क्ले का भंडार पाया गया है। तो इसका सही जवाब है भागलपुर। भागलपुर इसमें दिया नहीं हुआ है, मतलब ई विकल्प आपका सही उत्तर है। चले इसको बताएं, यदि किसी ने इसका जवाब गलत दिया, इसका मतलब है कि वो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं करना चाहता, और वो मान के चले कि इस तरह से क्वालिफाई हो भी नहीं पाएगा। चलें, यदि किसी का भी ये प्रश्न गलत होता है तो उसको उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, या तो और मेहनत करनी चाहिए या तो उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। उसके पास दो ही विकल्प हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण दिया गया जो कि बिहार से संबंधित हैं? क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण दिया गया जो बिहार से संबंधित हैं? मतलब बिहार के संबंध में किनको इनमें से पद्म विभूषण दिया गया वर्ष 2021 में, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। चलें जवाब दीजिए, इनमें से किसको दिया गया? देखो, अब आपको यदि पता होगा कि किसको दिया गया, यदि आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप जवाब दे सकते हो। ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, हवा हवा में पढ़ लिया होगा, तो फिर जवाब आप नहीं दे पाओगे और परीक्षा भी हवा हवा में हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं? पद्म विभूषण की बात की जा रही है। वर्ष कब की बात की जा रही है? 2021 की बात की जा रही है। आपको पता होना चाहिए, जब बात आती है 2021 की, तो 2021 में जब हम बात करते हैं तो आपको यह याद होना चाहिए कि 2021 में किसी को पद्म विभूषण नहीं दिया गया था बिहार के संदर्भ में। तो पद्म विभूषण जो है वो बिहार के संदर्भ में शून्य रहा है। मतलब 2021 में पद्म विभूषण किसी को इनमें से नहीं दिया गया, मतलब इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक आपका सही है। ई विकल्प आपका सही है, क्योंकि पद्म विभूषण 2021 के लिए नहीं दिया गया है। पद्म विभूषण दिया गया था 2020 के लिए। किसको दिया गया था? जॉर्ज फर्नांडीज को दिया गया था 2020 के लिए, ना कि 2021 के लिए। 2021 की यदि हम बात करें तो पद्म भूषण दिया गया है एक, और वह पद्म भूषण मिला है रामविलास पासवान को। ये आपको याद रखना है, रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। और 4 पद्मश्री दिए गए थे, जिनमें से एक रामचंद्र मांझी को दिया गया था, एक मृदुला सिन्हा को दिया गया था, एक दुलारी देवी को दिया गया था, एक दिलीप कुमार सिंह को दिया गया था वर्ष 2021 के बारे में। अब इसमें से यदि हम बात करें तो दुलारी देवी का संबंध मिथिला पेंटिंग से है। मृदुला सिन्हा की यदि बात करें तो ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इनको किस संदर्भ में दिया गया? तो आर्ट एंड लिटरेचर के संदर्भ में इनको दिया गया। दिलीप कुमार सिंह हैं, उनको किस संदर्भ में दिया गया?
चिकित्सा के संदर्भ में दिया गया। रामचंद्र माझी हैं, इनको किस संदर्भ में दिया गया? एक लोक नाट्य है जिसको बोलते हैं नाच, तो नाच लोक नाट्य के लिए रामचंद्र माझी को दिया गया। क्या दिया गया? पद्म श्री दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो पद्म भूषण एक मिला था रामविलास पासवान को, बाकी 4 पद्म श्री मिले थे 2021 के लिए, पद्म विभूषण 0 मिला था 2021 के लिए, आपको पता होना चाहिए। जब बात करते हैं 2020 के लिए, तो वहां पे आपको याद रखना है कि जॉर्ज फर्नांडीज एकमात्र थे जिनको पद्म विभूषण मिला था बिहार के संदर्भ में, बाकी के जो अन्य मिले थे वो पद्मश्री मिले थे, और वो सब मिलाकर 8 जो है वो पद्म पुरस्कार 2020 में मिले थे, और 2021 में कुल 5 मिले थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो याद रख लीजिएगा, ध्यान से याद रख लेना है, साथ ही साथ इनके क्षेत्रों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिहार के किस जिले का पत्थर शिल्प को जीआई टैग देने की चर्चा हो रही है? किस जिले का पत्थर शिल्प है जिसको जीआई टैग देने की बात हो रही है, आपको बताना है, बताएं। वो जिला कौन सा है जिसके पत्थर शिल्प को जीआई टैग देने की बात हो रही है? आप जानते हो भोजपुर है, भोजपुर का खुरमा है, एक बालू स्याही भी है सीतामढ़ी की, साथ ही साथ गया का पत्थर शिल्प है। तो ये किसका बात हो रही है? गया के पत्थर शिल्प की बात हो रही है। बी विकल्प सही उत्तर है, इसको बताएं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता की दृष्टि में प्रथम स्थान पर काबिज बिहार का जिला कौन सा है? साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर काबिज बिहार का जिला कौन सा है, आपको बताना है। मुंगेर, भोजपुर, पटना या रोहतास? क्या बोला जा रहा है? साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर सबसे ज्यादा साक्षरता बिहार के किस जिले में आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होगा। सबसे कम की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलती है पूर्णिया में। ठीक है, सबसे कम साक्षरता बिहार में पूर्णिया में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रोहतास में देखने को मिलती है, और रोहतास में जो साक्षरता प्रतिशत है वो 73.37% है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में देखने को मिलती है, इसको बताएं। लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, बताएं। लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? सबसे पहली बात, बिहार में यदि लिंगानुपात की बात करें तो 918 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब 918 देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन कहीं कोई जिला ऐसा होगा जहां पे सबसे अच्छा होगा, कोई जिला होगा जहां पे सबसे खराब आप कह सकते हो। तो सबसे खराब की यदि हम बात करें तो मुंगेर में आपको देखने को मिलता है 876, तो मुंगेर तो हो गया बाहर। अब सबसे ज़्यादा कहां पर देखने को मिलता है तो उसकी बात जब हम करते हैं तो आपका नाम आता है गोपालगंज। कौन सा नाम आता है? गोपालगंज। तो याद रखिएगा गोपालगंज सही उत्तर है, और गोपालगंज यहाँ दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब है ई विकल्प इसका सही उत्तर होगा। गोपालगंज में यदि हम बात करें तो लिंगानुपात कितना है? गोपालगंज में लिंगानुपात आपको देखने को मिलता है 1021, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज्यादा कहां पे है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलो जवाब दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखो, पहले स्थान पे तो आता है पश्चिमी चंपारण, 5228 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है पश्चिमी चंपारण का, लेकिन यहाँ पे पहला नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछ लिया गया है दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। और जब बात हो रही है दूसरे सबसे बड़े जिले की तो जो नाम आता है वो आता है गया, और तीसरे स्थान पे आता है पूर्वी चंपारण। मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है पश्चिमी चंपारण का, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सबसे नगरीकृत जिला है, बताएं। आज का लास्ट प्रश्न है और अच्छे से जवाब दीजिएगा। बिहार का सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है? इनमें से बिहार का सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है?
चलें बताएं, बिहार का सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है? बिहार का सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है? भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर या पटना? जवाब दीजिएगा। सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है? देखो, सबसे नगरीकृत जिला की बात करें तो पटना आपका सही उत्तर है। और यहीं पर आज की चर्चा जो है वो समाप्त होती है। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। शेयर ना भी कर सकें कोई बात नहीं, एक लाइक बनता है यदि आपकी नज़र में, तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और इसके बाद टेस्ट से संबंधित तो कुछ डिस्कशन है जो कल हम देखेंगे, क्योंकि टेस्ट आपका संडे को हुआ था, उसका रिजल्ट अभी मुझे नहीं मिल पाया है। तो मंगलवार को हम उसका डिस्कशन रखेंगे इसी लाइव कक्षा के बाद। वहाँ भी देखेंगे कि क्या बेहतर रहा है, कौन से छात्र ऐसे हैं जो बेहतर कर रहे हैं, ज़रूरी है। और साथ ही साथ प्रश्न कैसे रहे हैं उसके बारे में भी एक आप कमेंट बॉक्स में आज के प्रश्नों के बारे में भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।